विधानसभा 4 की विधायक का एक बयान आया कि मेरी विधानसभा में कोई दखल अंदाजी मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे लगता है ये तो इस पर तो बड़ी और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं हो पा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सब बीजेपी के ही लोग हैं फिर भी। हाँ, मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्यों वो चैनल पकड़ में नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं कि उसका वो जो भाषण है वाद विवाद प्रतियोगिता के दौरान वो तो उसने दिया, लेकिन वो कांग्रेस ने इतना शेयर कर दिया है कि आपके लिए उल्टा पड़ गया। आईडीए, नगर निगम और स्मार्ट सिटी, इन तीनों में ही समन्वय नहीं है। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। अगर पार्टी की दृष्टि से आप देखें तो बीजेपी को वन नेशन वन इलेक्शन से सबसे ज्यादा नुकसान है। देखिए, लेकिन शहर में लगता ये है कि काम सिर्फ खराब अगर कुछ हो रहा है तो वो नगर निगम कर रही है। दुनिया की नजरें भारत पर है, भारत की विकास की गाथाओं में मध्य प्रदेश पर, और मध्य प्रदेश की नजरें है इंदौर पर। इंदौर लगातार स्मार्ट हो रहा है, विकास कर रहा है, नवाचार के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है, स्वच्छता का महागुरु बन गया है। और इन सब के पीछे एक शख्स है, एक चेहरा है, इंदौर के प्रथम नागरिक, इंदौर के महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आज के पॉडकास्ट में। और धन्यवाद अमन जी। 1.5 साल बाद आपसे मुलाकात हो रही है पॉडकास्ट के इस मंच पर, यह भी हमारा सौभाग्य ही है। मैं द जर्नलिस्ट रोज देखता रहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसकी सुबह आप मालवा मिल और पाटनीपुरा का जो पुलिया बन रही है उसका निरीक्षण करके आए हैं। 10 अगस्त के दिन वहां पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और इंदौर में ऐसी खबरें लगातार चलती रहती है कि निगम के द्वारा निर्माण कार्यों में, विकास कार्यों में लगातार लापरवाही बरती जा रही है। एक बैरिकेड होता या लाइट होती तो एक व्यक्ति की जान बच सकती थी। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन खबरों के पीछे की खबर कभी सामने नहीं आती है। उस घटना के 2 दिन पहले 2 बार वहाँ के बैरिकेड्स चोरी हुए, उसकी एफआईआर भी हुई, और पुल के पहले एक पहाड़ भी बना हुआ है। और जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई वो बहुत दुखद है, लेकिन अति मदिरा पान किए हुए था और बाइक सहित वो पुल के नीचे गिरे। तो वो बहुत दुखद है, उस पर हमने कार्रवाई भी की, लेकिन कई बार सारे प्रयास करने के बाद भी दुर्घटना हो जाती है। लेकिन ये चल ही रहा है कि नगर निगम 100 दिन के कहते हैं कि 100 दिन में कोई विकास कार्य हो जाएगा, निर्माण कार्य हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं। इसके कारण वहाँ के व्यापारी रहते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट रोड पर हो या यहाँ पर हो, वो भी बड़ी दिक्कत आती है कि समय के साथ काम पूरा नहीं होता है। देखिए, वैसे उस पुल को बनाने में जितना समय हमने ठेकेदार को दिया है, उससे आधे समय में बनाने का उसने प्रयास किया, और उसका प्रयास मुझे लगता पूरा भी हो जाता। लेकिन बीच में एक बार हाईकोर्ट से स्टे आया, बीच में जो रॉ मटेरियल रखता है, अपनी मुरम चूरी की हड़ताल रही जी। एक बार कुछ हमारे पार्षद को 8-10 दिन की, तो ये 30 दिन का कुल मिला के ऐसे समय खराब हुआ। पर उसके बावजूद 2 अक्टूबर दशहरे के दिन हम उस पुल को चालू कर देंगे। आज खुद भी मैं दौरा करके आया तो दूसरी स्लैब भी ढल गई। तो वैसे देखा जाए तो वो समय से बहुत आगे चल रहा है। अच्छा, आप जब हम ये कह रहे हैं कि अभी बारिश हुई थी और विकास कार्य चल ही रहा है, आप कहते हैं जब विकास होता है तो थोड़ी समस्याएं तो आती है। तो बहुत सारे वीडियो जो वायरल हुए थे कि इंदौर ऐसे डूब गया, इंदौर में ऑटो रिक्शा डूब गया, उसमें आपने कहा कि हम ऐसे लोगों पर एफआईआर भी करवाएंगे जो ऐसी अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन यह भी है कि थोड़ी देर बारिश होती है तो इंदौर की सड़कें भर जाती है, निकासी नहीं है। तो क्या इंदौर का मास्टर प्लान नहीं है क्या? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। शहर का डेवलपमेंट प्लानिंग से ना होना, या जिस तरह से कॉलोनियों का डेवलपमेंट हुआ जी। वो एक समग्र प्लानिंग से ना होना, और स्टॉर्म का नेटवर्क शहर में नहीं होना। अभी पूरे शहर में 10 से 15% स्टॉर्म वाटर लाइनें हैं, और स्टॉर्म डालने की लागत रोड बनाने की लागत के बराबर है। उसके बावजूद हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं कि केवल इंदौर नहीं, दुनिया के किसी भी शहर में यदि एक साथ बारिश होगी तो पानी जमा होगा, लेकिन वो कितने समय में निकल जाता है ये उस शहर की प्लानिंग को दिखाता है। तो मैं मेयर बना जब करीब 150 ऐसे स्थान थे शहर में जहां 2-2 दिन तक पानी भरा रहता था। हमने पिछले 3 सालों में हर उस पॉइंट पे काम करके अब करीब 20 या 25 ऐसे स्थान बचे हैं जहां थोड़े लंबे समय तक, 2 दिन तक तो बिल्कुल नहीं रहता,
थोड़े लंबे समय तक पानी जमा रहता है और उसके भी कई सारे कारण हैं। कहीं कॉलोनियों का लेवल ऊपर नीचे है, उसको हम धीरे धीरे फेज वाइज ठीक कर रहे हैं। वो एक दिन में, एक साल में ठीक होने वाला काम नहीं है। लेकिन इस बार आपने देखा होगा बारिश में कि जब बारिश हो रही है उसके 15-20 मिनट, आधे घंटे में अगर आप फोटो वीडियो खींचेंगे तो आपको पानी भरा हुआ मिलेगा। लेकिन अगर उसके 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप जाएंगे तो वो रोड पूरी खाली मिलेगी। इसमें जो विकास कार्य है इंदौर में, इसमें एक बात ये भी आती है कि आईडीए, नगर निगम और स्मार्ट सिटी, इन तीनों में ही समन्वय नहीं है। इस कारण भी इंदौर के विकास अवरुद्ध होते हैं। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ और उसका कारण ये है कि आईडीए और स्मार्ट सिटी दोनों में जनप्रतिनिधि नहीं है। आईडीए में बोर्ड के चेयरमैन जरूर होते हैं लेकिन अभी कोई चेयरमैन है नहीं। स्मार्ट सिटी में किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई हस्तक्षेप नहीं है निर्णय लेने की दिशा में। तो केवल आईडीए और स्मार्ट सिटी नहीं, शहर में इन दोनों के अलावा 3-4 बड़ी एजेंसीज और काम कर रही हैं। चाहे वो मेट्रो हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे एमपीआरडीसी हो या एमपी हाउसिंग बोर्ड हो। ये भी मध्य प्रदेश सरकार की निर्माण एजेंसियां हैं जो शहर में निर्माण करती हैं। तो सबकी जिम्मेदारी है कि सब लोग आपस में समन्वय कर कर काम करें। इसके अलावा गैस एजेंसीज जो हैं वो अपनी लाइन डालती हैं, केबल वाले भी अपनी लाइन डालते हैं, प्राइवेट एजेंसीज भी अपनी लाइन डालती हैं। लेकिन शहर में लगता ये है कि काम सिर्फ खराब अगर कुछ हो रहा है तो वो नगर निगम कर रही है। मतलब सब जगह निगम का ही नाम आता है। तो अभी शहर में जहाँ भी पुल बन रहे हैं जी। वो तो छोटी पुलियाओं के अलावा सारे बड़े पुल जी। जिनके नीचे की सर्विस रोड मैं भी मानता हूँ कि अभी खराब है बारिश में, जी। वो सारी दूसरी एजेंसी बना रही है। 4 पुल एमपीआरडीसी बना रहा है, एक पीडब्ल्यूडी बना रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है। तो ये सारी मल्टीपल एजेंसीज हैं और इनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हो जिसमें विधायक भी हों, सांसद भी हों और बाकी सारे अधिकारी भी हों, जो कम से कम 15 दिन, 1 महीने में बैठें और निर्णय लें। उसका प्रयास हम व्यक्तिगत रूप से करते हैं, अपनी मीटिंग बुलाते हैं, बात करते हैं। लेकिन ये एक बहुत स्पष्ट है कि व्यक्ति जिसको उत्तरदायी होता है उससे जल्दी काम करता है। आपने जो मेट्रो का कहा है, तो मेट्रो के बारे में भी जब उसका उद्घाटन हुआ तो बड़ी भव्य तरीके से उसका पूरा शहर में माहौल बनाया गया। लेकिन अब मेट्रो को यात्री नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इसके फेरे भी कम कर दिए गए हैं। नहीं, देखिए अमन जी, ऐसा है कि मेट्रो का पूरा रूट करीब 28 किलोमीटर के सर्कल का है। उसका पहला फेज जितना ओवरग्राउंड का है, उसके पहले 6 स्टेशन हमने चालू किए हैं। उसका ट्रायल रन हुआ, उसका कमर्शियल रन शुरू हो गया है। और सामान्यतः जब मेट्रो चलती है तो टेस्टिंग के लिए, डे टू डे वर्किंग के लिए जितने स्टेशन तैयार हुए उतने चालू कर दिए। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी राइडरशिप, उसका असली उपयोग तब समझ में आएगा जब वो रोबोट चौराहे तक आएगी। शुरू हो जाएगी। देखिए, इसमें भी एक ये है कि पुराने इंदौर तक जब तक नहीं आती है, जो पलाशिया से बड़ा गणपति या गांधीनगर का जो क्षेत्र है, अगर इकोसिस्टम दिल्ली जैसा नहीं बनता है तो मेट्रो उपयोग की नहीं है। लेकिन वहाँ पर तो विरोध हो रहा है बड़ा गणपति क्षेत्र में, तो मेट्रो उपयोगी भी रहेगी या नहीं रहेगी भविष्य में? देखिए, मेट्रो का लॉजिक क्या है ये हमको पहले समझना पड़ेगा। मेट्रो मतलब जहाँ शहर में और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ अंडरग्राउंड कोई सिस्टम पहुँच जाए, वो मेट्रो है। तो जहाँ ओवरग्राउंड संभव था वहाँ ओवरग्राउंड डालिए। अब अगर रिंग पूरी करनी है तो वो तो अंडरग्राउंड ही जाएगी और अंडरग्राउंड में नुकसान कम होगा। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ स्टेशन बन रहे हैं वहाँ थोड़ा बहुत ज़मीन अधिग्रहण करके बनाया जाएगा। तो ओवरग्राउंड यदि बनाते तो ज़्यादा नुकसान होता। अच्छा। हाँ, वैसे आपने जो ये कह रहे हैं कि मेट्रो, वैसे बीआरटीएस के बारे में भी है कि उसे हाई कोर्ट ने तोड़ने का निर्णय दिया, लेकिन वो अभी तक भी केवल जीपीओ से शिवाजी प्रतिमा तक ही टूटा। उसके बाद वो काम नहीं हो पाया। देखिए, बीआरटीएस के विषय में भी कई सारी भ्रांतियां हैं। बीआरटीएस जब बना तब उसकी ओरिजिनल प्लानिंग थी कि वो एक 100 किलोमीटर का बीआरटीएस होगा, जिसमें से कुल मिला के अभी की जो बीआरटीएस है वो 12-13 किलोमीटर की है। और जब बीआरटीएस शुरू हुआ था तब भी 55-60 बसें थी। आज भी उस बीआरटीएस में चलने वाली 55-60 बसें ही हैं। जब वो शुरुआत हुई थी
तब उसके अंदर का ट्रैफिक बाहर के ट्रैफिक की तुलना में ज़्यादा था। आज 60,000 पैसेंजर हमारे बीआरटीएस में चलते हैं, रैपिड ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन वो 60,000 तो समय पे पहुंच रहे हैं कम पैसे में, लेकिन उसकी तुलना में उस पूरे बीआरटीएस के बाहर का जो ट्रैफिक है, करीब 1-1.5 लाख लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है, समय भी खराब हो रहा है। तो इस दृष्टि से सबने सोच के अभी ये निर्णय लिया है कि इसको हटाना है। अब हटाने का निर्णय लिया तो हटाना, हमने सोचा था कि हम हटा लेंगे, लेकिन जब हमने 2 स्टेशन हटा के देखने की कोशिश की तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी केबल, उसके स्टेशनों में जो सामान रखा है, उसकी अपनी एक वैल्यू है। तो जब हमने जालियां हटाई तो लोगों ने कहा कि जालियां गायब हो रही हैं। तो भाई कोई भी जनप्रतिनिधि अधिकारी ये इन आरोपों को क्यों झेले जब वो कुछ नहीं कर रहा है। तो फिर हमने सिस्टम से टेंडर किया, टेंडर में 1-2 बार एजेंसी नहीं आई, इसलिए ये डिले हुआ। अब एजेंसी आ गई है और वो काम शुरू करेगी। इसी से जुड़ा हुआ है कि ट्रैफिक मित्र अभियान जो पिछले 2-3 वर्षों से आप चला रहे हैं, तो ये भी एक आता है कि सारे काम पुष्यमित्री जी ही कर रहे हैं इंदौर के, चाहे वो मेट्रो पर भी वही जवाब दे रहे हैं, बाकी ऊपर तो बाकी एजेंसियां क्या कर रही है। ट्रैफिक मित्र अभियान मतलब इंदौर का ट्रैफिक कब सुधरेगा? देखिए, ऐसा है कि आपका सवाल बहुत अच्छा है। जो कठिन काम है जी, उसको आपको चुनौती मान के स्वीकार करना चाहिए कि हम इस पे काम करेंगे। जैसे हेलमेट वाला आया, तो हेलमेट का जैसे निर्णय आया, कलेक्टर ने जारी किया, तो सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया आई कि ऑफिस में भी एंट्री नहीं दी जानी चाहिए ऑफिस हाँ भाई, अगर आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा है जी, तो आपको सबसे पहले तो अपने ऑफिस में ये जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि मेरे ऑफिस में कोई बिना हेलमेट पहने नहीं आए। जी, इसलिए मैंने जिलाधीश को कहा कि भाई आप अपने ऑफिस पे पहले बोर्ड लगाइए, नो हेलमेट नो एंट्री। जी, मतलब हेलमेट पहन के पेट्रोल ले लिया हाँ, और हेलमेट वापस पड़ोसी के घर रख के आप बिना हेलमेट के अगर कलेक्ट्रेट आ गए तो क्या फ़ायदा है ऐसे पेट्रोल लेने का। तो ये नो हेलमेट नो एंट्री का कार्यक्रम तो हम 2 साल पहले अवेयरनेस के रूप में शुरू कर चुके थे। तो शहर की समस्या अभी ट्रैफिक है, जी, और जैसे जैसे शहर बढ़ेगा, शहर में माइग्रेशन बढ़ेगा, ये समस्या बढ़ेगी। तो उसके लिए लोगों को तैयार करने का काम हमने जन जागरण के रूप में लिया। नगर निगम का काम ट्रैफिक के लिए कुछ संसाधन उपलब्ध कराने का है, जी, जेब्रा क्रॉसिंग बनाना है, जी, लेफ्ट टर्न चौड़े करना है, सिग्नल लगाना है, जी, चौराहों का सौंदर्यीकरण करना है। जी, लेकिन ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम तो ट्रैफिक पुलिस का है। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के बीच में इसमें जन जागरण होगा, लोगों में जब सफाई की तरह ट्रैफिक का सेंस आएगा तो इसके भी परिणाम आने लगे, जो कि आने भी लगे। जी, तो कठिन काम है। हम 100% सफलता नहीं मिलेगी तो 50% मिलेगी। तो हम इसलिए हमने उसको शुरू किया, 1,000 वॉलेंटियर रजिस्टर किए और हर हफ्ते इस पे काम करते हैं। अब उसको कोई माने नहीं माने उसकी चिंता नहीं है। और एक विषय जो ये आया है कि सराफा चौपाटी वाला विषय आया है, उसमें भी यही है कि कोई नहीं करता है, पुष्यमित्र जी उस काम को हाथ में ले लेते हैं। फिर बाद में विधानसभा 4 की विधायक का एक बयान आया कि मेरी विधानसभा में कोई दखल अंदाजी मुझे स्वीकार नहीं है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? मुझे लगता है ये तो शहर का, प्रदेश का और देश की धरोहर का विषय है। जी, इसका और कोई इसमें पक्ष नहीं है। दूसरा, इस पूरे विषय को आपको एक बार समझना पड़ेगा। आज से 9-10 महीने पहले हरदा में कुछ अग्निकांड हुआ, जी, तो लोगों ने इंदौर में प्रश्न चिन्ह किए कि भाई हमारा सराफा भी सुरक्षित नहीं है। जी, तो मैंने एक जांच कमेटी बनाई, जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। जी, उसमें कुछ सराफा व्यापारियों का, मतलब सोना चांदी व्यापारियों का कहना था कि इसको यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए। जी, चौपाटी वालों ने कहा कि हम सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए तैयार हैं, जैसा निगम कहेगा। हमने, चूंकि सराफा चौपाटी इंदौर की धरोहर है, देश के प्रधानमंत्री इसका अपने भाषण में जिक्र करते हैं, और देश के नहीं दुनिया के लोग इंदौर की रात्रिकालीन फूड स्ट्रीट को देखने और इसके स्वाद को चखने आते हैं। जी, तो अभी दुनिया में आइडेंटिटी, हम कहीं जाते हैं तो लोग हमको पूछते हैं अच्छा वो इंदौर जहाँ पे रात को भी खाना मिलता है। अच्छा, अभी आज ही मैं MS धोनी के एक इंटरव्यू की कोई बाइट सुन रहा था कि मैं इंदौर से हूँ, वो कह रहा था, तो MS धोनी ने कहा हाँ मुझे पता है कि आप इंदौर के, और वो ये वही इंदौर है जहाँ पे रात का सराफा लिखता है और भुट्टे का कीस बहुत अच्छा मिलता है। तो अभी एक हमारी पहचान है, तो इस पहचान को वहाँ से हटाना ये तो संभव नहीं है।
इसलिए उसके मूल स्वरूप में उसको लाया जाए, सुरक्षा के इंतजाम किए जाए, आने जाने की सुविधाएं हों, लोग परिवार के साथ परिवार भाव से आ सके। तो हमने एक प्रस्ताव किया कि परंपरागत व्यंजन परंपरागत रूप से सुरक्षित भाव से, सेफ्टी से, फायर सेफ्टी से हम इसकी व्यवस्था करेंगे। निगम का काम है स्ट्रीट्स डेवलप करना, मार्केट डेवलप करना, उनको मेंटेन करना। अब इसमें वहाँ के सोना चांदी व्यापारियों का शुरुआत में ये कहना था कि आप तो इसको हटा दो, हम इसके विरोध में हैं। तो मैंने कहा मैं आपके विरोध से सहमत हो सकता हूँ, असहमत हो सकता हूँ, करने का अधिकार आपको है। लेकिन फिर सब लोगों ने बात की, सबने समझाया तो वो भी मान गए और रास्ता भी निकल गया। लेकिन 100 साल की परंपरा को हटाने का निर्णय मैं कर लूँ ये तो संभव नहीं है, और ना मैं खुद भी उससे सहमत हूँ व्यक्तिगत रूप से। आपने ये जो कहा तो इसके मैंने कोई निर्णय नहीं किया। आपने एक कमेटी बनाई। नहीं, निर्णय ये तो किया कि नहीं हटेगी, हाँ पर नहीं हटने के बाद उसका स्वरूप क्या होगा, कौन लोग रहेंगे, कौन हटेंगे। जैसे अब चाइनीज के स्टॉल लगते हैं, उसकी जरूरत नहीं है वहाँ। अच्छा भाई परंपरागत व्यंजनों के लिए सराफा जाना जाता है, जी मोमोज हैं या ऐसी चीजें जिनमें वहीं बघार लगाया जाता है, हाँ तो उससे रात को माहौल भी खराब होता तो है। तो परंपरागत व्यंजन रहे, आने जाने की व्यवस्था रहे, तो चौपाटी रहेगी, किस स्वरूप में रहेगी, कितनी दुकानें रहेंगी, आना जाना कैसे रहेगा, वो सब अब कमेटी और सब बैठ के तय करेंगे। उसमें सब लोग रहेंगे। फिर दुकानें कम होगी वहाँ से। हाँ, और उसमें सब लोग रहेंगे, सराफा के व्यापारी भी रहेंगे, चौपाटी के प्रतिनिधि भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, विधायक जी भी रहेंगे, सब रहेंगे। जब निर्णय करेंगे तो बैठ के करेंगे। अभी हमने कोई निर्णय किया नहीं। अच्छा निर्णय इतना किया कि चौपाटी नहीं हटेगी, अच्छा और वो चल रही थी। ऐसा तो है नहीं कि मैं अभी नई चौपाटी लगा रहा हूँ तो लगे कि नहीं लगे इस पे कोई डिस्कशन हो। तो जो 100 साल से लग रही है उसको मैं क्यों हटाऊंगा। अब सवाल ये भी है कि इंदौर में मेयर भी भाजपा के, सांसद भी भाजपा के, सभी 9 विधायक भी भाजपा के, विपक्ष नाम की कोई चीज़ यहाँ पर बची नहीं है। तो ऐसा भी कहते हैं कि इंदौर में अब भाजपा में ही गुटबाजी हो रही है। और जब हेमंत खंडेलवाल जी अध्यक्ष बनकर पहली बार आए तो पहली बार वो पोस्टर्स पर भी दिखी है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब अध्यक्ष आते हैं तो सब अपने अपने तरीके से प्रचार करते हैं, पर अभी भी पार्टी में सब लोग बैठ के तय करते हैं, और जो पार्टी कोरम से तय होता है वही होता है। भाई कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसा स्वागत होगा, सबने उसी उसी को ट्रैक को फॉलो किया, और सब लोग उसी जुलूस में थे। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपको नवाचार के मेयर भी कहा जाता है और आपने पहली बार इंदौर देश का ऐसा शहर बनाया जो डिजिटल पते को लागू कर रहा है। निगम के भी सारे दस्तावेज को डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। तो ये सब आप कर क्यों रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और इसका भविष्य में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, आज पूरी दुनिया में एआई की बात हो रही है, और भविष्य की गवर्नेंस भी डिजिटल होगी। जी तो भविष्य के इंदौर के लिए गवर्नेंस एट डोर स्टेप के लिए शहर को आज तैयार करना पड़ेगा। अगर आज हमने नहीं किया तो हम पिछड़ जाएंगे। नगर निगम में 100 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स रखे हैं जिनको हाथ लगाओ तो फट जाते हैं। आपका बर्थ रिकॉर्ड है, मेरा बर्थ रिकॉर्ड है, मेरी पैतृक संपत्तियों के रिकॉर्ड है, इंदौर नगर निगम की संपत्तियों के रिकॉर्ड है। तो आज हमारे पास सुविधा है, टेक्नोलॉजी, अगर आज हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो सारे डॉक्यूमेंट डिजिटलाइज स्कैन हो जाएंगे तो सिंगल क्लिक पे अवेलेबल रहेंगे। आज 1940 का कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनाना हो तो वो रजिस्टर ढूंढने में 40 दिन लग जाते हैं। हमारे पास स्कैन होगा, सिंगल क्लिक पे मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा, लोगों को सुविधाएं बढ़ेंगी। तो एक तो डॉक्यूमेंट सेफगार्ड करना, प्रोटेक्ट करना और उससे सुविधाएं देना। दूसरा, अब गवर्नेंस डिजिटली होती है, फाइलें डिजिटली मूव होती हैं, जानकारी डिजिटली आती है, जानकारी डिजिटली दी जाती है, ग्रीवांस रिड्रेसल भी डिजिटली होता है। पर अभी तक दुर्भाग्य था हमारा कि नगर निगम का खुद का पोर्टल नहीं था। अच्छा हम ई नगर पालिका पे डिपेंडेंट थे जो स्टेट पोर्टल था, और एक सिटी गवर्नमेंट के रूप में मुझे लगता है कि हमको हमारा पोर्टल होना था। तो हमने उसकी अनुमति ली। अनुमति मिलने के बाद अब हमारा खुद का डिजिटल पोर्टल बना रहे हैं। तीसरा, जनता तक गवर्नेंस पहुंचेगी कैसे। हमने अपना ऑफिस तो ठीक कर लिया, अपना पोर्टल भी बना लिया, लेकिन लोग उससे कैसे कनेक्ट होंगे। तो हर घर को एक अपना डिजिटल पता मिले, कम्युनिकेशन के लिए भी और शासन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी। वो डिजिटल पते पे आपको पहुंचना है तो आप शेयर करो, पहुंच जाओगे।
लेकिन भारत सरकार की कोई योजना है, उसको सीधे घर भेजना है तो उसको स्कैन करोगे मिल जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार की योजना मिल जाएगी। इंदौर नगर निगम में टैक्स भरना है जी। तो घर के बाहर जाइए, क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, टैक्स भर दीजिए। आपने जो ये कह रहे डिजिटलकरण का, आपने जब बयान दिया, बजट पेश किया था निगम में, तब मैं वहीं था, सुन रहा था, तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जोमेटो स्विगी जैसे भोजन भेजते हैं वैसे हम कचरा उठाएंगे। तो क्या वो बयान था या उससे आगे भी इसको बढ़ा रहे हैं? नहीं, देखिए, एक हमने अभी व्हाट्सएप चैटबॉट ग्रीवांस का शुरू जी। कर दिया। आप अपने व्हाट्सएप से शिकायत करेंगे, हम उसको हल करते हैं। जी। वैसे ही सफाई को देश में नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए ऑन डिमांड कचरा कलेक्शन या ऑन डिमांड सफाई, जी। जैसे जोमेटो स्विगी पे आप डिमांड करते हो तो खाना आ जाता है, जी। तो हमारा पोर्टल बन के तैयार हो गया है। जी। हमारी नगर निगम की टीम को आप कॉल करेंगे, ऐप पे रिक्वेस्ट करेंगे, जी। तो जो गाड़ी जिस लेवल की मंगवाएंगे उतनी फीस लेके हम कचरा भी उठाएंगे और आपकी सफाई भी करेंगे। उसका ट्रायल चल रहा है, बहुत करके हम दशहरे दिवाली पे शुरू करेंगे उसको। अच्छा, वो आने वाला है। हाँ हाँ हाँ। इसी तरह आपने जो एक नवाचार किया बिजली बचाने का, और वो बहुत अच्छा प्रयोग रहा पूरी दुनिया में। एक तो मुझे ये लगता है कि आप जो ये विषय कर रहे हैं, आप कह रहे 2047 का मैं इंदौर बना रहा हूँ, 2050 का, लेकिन उसका अगले चुनाव में कोई इम्पेक्ट नहीं है। मतलब आपको चुनाव में आप बिजली बचाई मैंने, इससे कोई वोट नहीं मिलने वाला। तो अब ये सब कैसे? देखिए, ऐसा है अमन जी, नए लोग राजनीति में आए, जी। अच्छे लोग राजनीति में आए, ये सोच के मैं आया हूँ। जी। भाई, मैं तो डबल एज ही था, हाँ। एडिशनल एज ही था। और मैं ये सोच के आया था कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए तो हम अच्छा काम करें। और ये मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे 5 साल में मैं सब कुछ कर दूं तो लोग मुझे याद रखें। जी। 25 साल बाद इस शहर को क्या लगेगा, 25 साल बाद शहर की मानसिकता कैसी हो, माइंडसेट कैसा हो, बिहेवियर कैसा हो, उस पे हम काम कर रहे हैं। अब हमने 2022 सितंबर से शहर में नो कार डे शुरू किया। हाँ। 2 बार हम मना चुके हैं, अभी 22 तारीख को फिर उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो एक दिन नो कार डे मनाने से ना मुझे वोट मिलने वाले हैं, जी। ना कोई बहुत ट्रैफिक में एक दिन में बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जी। पर लोगों का इसके प्रति भाव बनाना, लोगों के प्रति अपने शहर के ट्रैफिक में क्या क्या इश्यूज हैं उनकी समझ पैदा करने के लिए, जैसे भविष्य का शहर इंदौर होगा तो आपको बड़े यू टर्न लेने पड़ेंगे, वन वे फॉलो करने पड़ेंगे, पैदल चलने की आदत डालनी पड़ेगी, कार छोड़नी पड़ेगी। जी। नहीं तो आप दुनिया के किसी भी शहर को उठा के देखिए, जी। कार के घंटे तक फिक्स किए हुए हैं और 4-4 घंटे के जाम लगते हैं। तो हमको भविष्य के शहर में नो कार डे भी करने पड़ेंगे, तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। भविष्य में ऊर्जा संरक्षण पे लोगों की मानसिकता रहे, जी। तो उसका हमने प्रैक्टिकल करके देखा कि भाई, लोग कहते हैं कि दुनिया का, देश का सबसे साफ स्वच्छ शहर है, यहाँ के लोगों का बिहेवियर अच्छा है, अपने शहर को ओन करते हैं। तो करते हैं कि नहीं करते हैं, तो हमने कहा कि भाई 2 महीने ज़रा अपने घर के बिजली के बिल को कम करके बताओ, तो कम कर दिया। तो ये उसका टेस्ट है। लेकिन यही है ना कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो तो 2-3 साल जैसे ही होते हैं, उसको विधायक रहते हुए, सांसद रहते हो, तो अगली टर्म की सोचने लगता है या और कुछ बनना है। तो आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं क्या? देखिए, मैं तो राजनीति में परिवर्तन करने और भाजपा की विचारधारा के आधार पर लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से आया हूँ। पहला काम मुझे मेयर के रूप में मिला, वो मैं अपनी ईमानदारी से कर रहा हूँ। लेकिन आगे का ऐसा है कि पार्टी जो काम कहेगी, जी। जैसा काम कहेगी, वो काम मैं करूँगा। और उसकी कोई अगले क्या काम करना है, कैसे करना है, इसकी कोई चिंता नहीं है। आज जो काम मिला है वो अच्छे से करना है और मुझे अब 3 साल में कॉन्फिडेंस है कि मैं उसको उस भाव से कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसका इंदौर का रिकग्निशन अब देश में और दुनिया में है। और मैं भी जाता हूँ तो मुझे लोगों की आंखों से और बात से समझ में आता है कि वो इंदौर को बहुत प्रेम से, मान सम्मान से देख रहे हैं। आप वन नेशन वन इलेक्शन के भी प्रदेश के सह प्रभारी, और पूरे प्रदेश में आप घूम भी रहे हैं, आपके व्याख्यान हो रहे हैं। 2028 में मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, 29 में लोकसभा का होना है। क्या ऐसा लग रहा है कि 29 में पूरे देश में एक साथ ही इलेक्शन होंगे? देखिए, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस मंशा से कि देश में एक साथ चुनाव हो, विधानसभा और लोकसभा के, उसका कानून संसद में बिल पेश कर दिया है। जी। अब बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है और देश भर में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी घूम रही है, लोगों के सुझाव ले रही है। जी। और हम भी इस वन नेशन वन इलेक्शन फोरम के माध्यम से लोगों में जन जागरण कर रहे हैं, जी। क्योंकि ये संविधान संशोधन है। जी।
तो कम से कम 50% से ज़्यादा राज्यों में इसका प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा जी और 2/3 बहुमत से जी जॉइंट सेशन में इसको पास कराना पड़ेगा। तो अभी की स्थिति में तो जॉइंट सेशन में 2/3 बहुमत तो है नहीं, लेकिन मुझे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह पे विश्वास है कि नंबर तो आ जाएगा। जी और अगर आ जाएगा और जन जागरण में लोग भी ये कहेंगे कि जब ये देश हित में है जी तो जो विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं जी उन पे भी पब्लिक का प्रेशर रहेगा कि भाई अच्छा काम है, आप क्यों सपोर्ट नहीं करते हो, देश हित का काम है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी का विजन है और उनका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है नेशन फर्स्ट। तो देश के हित में वन नेशन वन इलेक्शन है जी और ये पार्टी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगर पार्टी की दृष्टि से आप देखें तो बीजेपी को वन नेशन वन इलेक्शन से सबसे ज़्यादा नुकसान है। कैसे? देखिए, अभी गुजरात चुनाव हो जी तो मध्य प्रदेश के लोग गुजरात में जाके काम करेंगे, बंगाल में चुनाव हो तो मध्य प्रदेश के लोग पश्चिम बंगाल जाके काम करते हैं। जब एक साथ चुनाव होंगे, प्रचार के लिए जाते हैं। प्रचार के लिए जाते हैं, पार्टी का काम करने जाते हैं लोग, जी 3-3 महीने फुल टाइमर के रूप में काम करते हैं। जी लेकिन जब एक साथ चुनाव होगा तो जो जहाँ रहता है वही काम करेगा और बहुत से बहुत पार्टी ड्यूटी लगाएगी जी तो वहाँ काम करेगा, अपने राज्य में नहीं कर पाएगा। हाँ तो पार्टी की दृष्टि से तो बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। हाँ अलग अलग चुनाव होते हैं तो अलग अलग समय पे टीम चली जाती है, एक साथ चुनाव होगा तो जो जहाँ है वहीं काम करेगा। जी तो पार्टी की दृष्टि से तो नुकसान है, लेकिन देश के लिए वन नेशन वन इलेक्शन फायदेमंद है, इसलिए सबको मिलकर इसको पास करना चाहिए। लेकिन इसमें एक सवाल ये आता है ना कि बीजेपी अपना ये फायदा देख रही है कि वो एक समय केंद्र में एक योजना उस समय ले आएगी आचार संहिता से पहले, और उसका पूरे देश के सभी नगर निकाय से लेके विधानसभा लोकसभा सभी पर प्रभाव पड़ेगा और भाजपा जीतेगी हर बार। तो चुनाव जब घोषणा होने वाली रहेगी जी तो खाली केंद्र के लिए तो नहीं होगी, जी हर स्टेट में जो सरकार होगी वो भी ले आए अपने अपने स्टेट में जो योजना लानी है। लेकिन केंद्र से ऐसा माहौल बना देगी बीजेपी। इसका उल्टा भी तो है, मध्य प्रदेश किसी स्टेट में जो माहौल है, जी भाई मैं आपका प्रश्न समझ रहा हूँ, आपका कहना है कि केंद्र की योजनाएं, केंद्र का माहौल राज्यों के चुनाव को प्रभावित करेंगे, जी लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है, राज्य का चुनाव, राज्य का माहौल केंद्र के चुनाव को भी तो प्रभावित कर सकता है। उदाहरण है उसका 2019 का लोकसभा चुनाव और उड़ीसा का विधानसभा चुनाव। लोकसभा में भाजपा को शायद 16 या 17 लोकसभा मिली थी और विधानसभा में आई थी 3 सीटें। तो अभी के 2024 के चुनाव में अयोध्या जैसी सीट हार गए। तो स्टेट का अपना क्या माहौल है, क्या इशू है, उसका प्रभाव केंद्र के चुनाव पे पड़ा ना, वाइस वर्सा है ये। अच्छा, लेकिन धन बचाने के लिए कर रहे हैं। धन नहीं, बहुत सारी चीजें बचेंगी। 2024 और 19, 2019 से 24 के बीच में जितने देश में चुनाव हुए, सबके चुनाव का खर्चा मिला लिया जाए और अगर वही चुनाव एक साथ हुए होते जी 2024 में तो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होती। मतलब कुल खर्चा आया 6 से 8 लाख करोड़ रुपए, साथ होते तो 1.5 लाख करोड़ बचते। 1.5 लाख करोड़ मतलब देश के आधे स्वास्थ्य बजट के बराबर। सिर्फ पैसे की बात नहीं, जितना संसाधन लगता है, समय खराब होता है, आचार संहिता में समय खराब होता है। बिहार के चुनाव हैं तो मध्य प्रदेश में लोग कठिन निर्णय नहीं लेते हैं कि कहीं चुनाव में बिहार में कोई नाराज नहीं हो जाए। जी मैं मेयर था तो विधानसभा के चुनाव आने वाले थे तो हम इंदौर में कोई कठिन निर्णय नहीं ले पाए। हाँ फिर विधानसभा चुनाव हुए, फिर लोकसभा आ गए, फिर लोकसभा के बाद हम टैक्स बढ़ा पाए। तो जो निर्णय पहले होने थे वो लेट होते हैं, तो समय बचता है, एडमिनिस्ट्रेशन टाइम पे होता है। फिर जितने लोगों की ड्यूटी लगती है, 5 साल लोग ड्यूटी करते रहते हैं चुनाव में। इंदौर कलेक्टर की ड्यूटी लग जाए गुवाहाटी के चुनाव में तो 1 महीना वो वहाँ है, तो अधिकारियों की ड्यूटी का समय भी बचता है। फिर आर्मी का, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, पुलिस लगती है, तो 5 साल में एक बार सब ड्यूटी करेंगे। मैं अभी जब इसकी तैयारी कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि क्या सवाल पूछ सकते हैं, तो मैंने आपका नाम लिखा तो आपके सुपुत्र का नाम सबसे पहले आया। कई आर्टिकल्स और कई वीडियो आ चुके हैं। तो ऐसा तो नहीं कि उसका वो जो भाषण है वाद विवाद प्रतियोगिता के दौरान वो तो उसने दिया, लेकिन वो कांग्रेस ने इतना शेयर कर दिया है कि आपके लिए उल्टा पड़ गया।
नहीं, कुछ उल्टा उल्टा नहीं पड़ा। कांग्रेस के खत्म होने का कारण ये है जी कि वो लोकतंत्र के मूल अर्थ को, मूल भाव को भूल गई है। जी मतलब उनके पास अब और कुछ नहीं बचा। जी जो काम वो कर सकते थे जी और कुछ नहीं बचा, तो एक लड़का जो 14 साल का है जी और जो वाद विवाद प्रतियोगिता में बोल रहा है, जी उसके कंधे पे बंदूक लगा के चला रहे। भाई, बच्चों का तो मनोबल बढ़ाने का काम करना चाहिए ना। और आज के युग में आप तो पॉडकास्ट कर रहे हो, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर माहौल में मॉक पार्लियामेंट होती है। तो कभी कोई बच्चा नरेंद्र मोदी बनता है, कभी राहुल गांधी बनता है, वही बच्चा कभी सुषमा स्वराज बनता है, कभी अनुराग ठाकुर बनता है, हाँ वही बच्चा कभी अमित शाह बनता है तो कभी खड़गे बनता है। जी तो वो अमित शाह जी बन के क्या बोलेगा? जो उसका रोल है वही पूरा करेगा। राहुल गांधी बन के उसको जो बोलना है वो वही बोलेगा। इसमें भी अगर इनको राजनीति दिखती है तो ये दुर्भाग्य है, ये कांग्रेस का ही दुर्भाग्य है। हाँ, इंदौर में नाइट कल्चर पिछले साल शुरू हुआ था, तो उसे बंद इसलिए किया गया कि उसके कारण नशा बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी नशा इंदौर में है, ऐसी खबरें आती रहती है। नहीं, बिल्कुल है और बहुत खतरनाक है। हम सब लोग बहुत ताकत से लगे हुए भी हैं और इस पर और स्ट्रिक्ट एक्शन करने की ज़रूरत भी है। गृह मंत्रालय के साथ उसको रोका ही नहीं जा सकता है क्या? इंदौर में प्रवेश ही कैसे कर रहा है वो नशा? ड्रग्स इतने प्रकार के आ रहे हैं, हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट एरिया है, चाहे भोलाराम उस्ताद मार्ग हो या गीता भवन हो, वहाँ से कई खबरें आती है कि नशा बिक रहा है। तो उसे सीधे नहीं रोका जा सकता कि वहाँ प्रवेश करने से। हाँ, रोकना तो चाहिए। और कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इस पे तो बड़ी और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं हो पा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सब बीजेपी के ही लोग हैं फिर भी। हाँ, मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्यों वो चैनल पकड़ पे नहीं आ रही है। एक आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट का। संघ के 100 वर्ष इस साल विजयदशमी पर हो रहे हैं। कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने सरसंघ चालक जी के जन्मदिन पर एक बहुत अच्छा आलेख लिखा, लाल किले से संघ के बारे में बोले, कई पॉडकास्ट में बोल चुके हैं। आप भी संघ के स्वयंसेवक रहे हैं बचपन से ही, आपके जीवन पर संघ का क्या प्रभाव पड़ा? मेरे और मेरे जैसे लाखों नौजवानों को जीवन की सही दृष्टि, जी देश क्या है, देश के लिए हमको क्या करना है, जी ये सिखाने का काम यदि किसी ने किया तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। और संघ के ये 100 वर्ष आने वाले हजारों वर्षों तक जी लाखों नौजवानों को, करोड़ों नौजवानों को पथ प्रदर्शित करते रहेंगे। और भारत के इतिहास और भारत के भविष्य में ये 100 वर्ष उस मजबूत स्तंभ की तरह हैं जो बरसों बरस तक भगवा पताका को और तिरंगे की आन बान शान को मजबूत रखेंगे। हमारे आज के इस पॉडकास्ट में थे इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी। उन्होंने इंदौर संबंधित देश के अनेकों विषयों पर, चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन हो, संघ हो, इन सभी विषयों पर हमारी बातों पर जवाब दिया। मध्य प्रदेश समेत देश की हर खबर को ठीक से जानने के लिए, उसका विश्लेषण समझने के लिए द जर्नलिस्ट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।